नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बौद्धियम इंस्टीट्यूट में, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक पावर शेयरिंग को, सत्ता की साझेदारी को। जरा सोचिए, अगर किसी भी देश की सारी शक्ति केवल एक व्यक्ति, एक समुदाय या एक राजनीतिक दल के हाथ में आ जाए तो क्या होगा? क्या सभी लोगों को समान अधिकार मिल पाएंगे? क्या लोकतंत्र जीवित रह पाएगा या फिर संघर्ष, भेदभाव और हिंसा शुरू हो जाएगी? आज हम दो देशों को समझेंगे, एक बेल्जियम को और एक श्रीलंका को हम समझेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका की जो वास्तविक घटना है, उस घटनाओं के माध्यम से समझेंगे कि सत्ता का जो सही बंटवारा है किसी भी राष्ट्र की एकता, शांति और लोकतंत्र के लिए कितना आवश्यक है। यह अध्याय केवल क्लास 10th के लिए नहीं है, बल्कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस और सीबीएसई क्लास 10th के लिए होगी। इस क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी की हर पंक्ति, हर अवधारणा, हर उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए जहां समझ में ना आए। आज का लक्ष्य जो है हमारा, सिर्फ अध्याय खत्म करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को समझना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पावर शेयरिंग को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको पावर शेयरिंग का एक अच्छा उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए कि आपके क्लास के जो टीचर हैं वो सिर्फ एक ही बच्चे को कोई भी काम दे देते हैं, तो क्या होगा? इस एक बच्चे पर ना बोझ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बोझ हो जाएगा। और जो बाकी बच्चे होंगे, जो और बच्चे होंगे, उनके मन अंदर ना ये आ जाएगा कि सर हमको इग्नोर कर रहे हैं, सर हमारी बातों को, सर हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं। और ये जो अकेला व्यक्ति है ये थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो अगर इसी को हम क्या करते देते, यही प्रोजेक्ट जो इसको सिर्फ अकेला दिए थे, इसको हम सभी को बांट देते, सभी में आपस में बांट देते, तो क्या होता? काम भी आसानी से होता और किसी के मन में कोई तरह का परेशानी भी नहीं होता। इसी चीज को राजनीति की भाषा में सत्ता की साझेदारी कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसके चैप्टर ओवरव्यू को और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, अध्याय अवलोकन करते हैं। समझे कि लोकतंत्र में शक्ति विभाजन क्यों अनिवार्य है। जो आपको बताए, बेल्जियम और श्रीलंका के तुलनात्मक मामलों का गहन अध्ययन होगा। युक्ति पूरक, प्रिडिवेंटल और नैतिक जो मॉरल कारण को के अंतर को समझेंगे। सत्ता के विभिन्न स्वरूपों तथा सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बात करें चैप्टर कॉन्टेक्स्ट की, अध्याय का जो संदर्भ है, लोकतंत्र में पूरी शक्ति सरकार के किसी एक अंग तक सीमित नहीं है। मतलब सरकार का जो एक अंग है किसी एक अंग तक नहीं है, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का संतुलनकारी बंटवारा लोकतंत्र की आत्मा है। इस अध्याय में हम बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अगर आप बताएं, यहाँ बात करें लेजिस्लेटिव की, विधायिका की, तो ये कानून बनाते हैं। कार्यपालिका की बात करें तो ये जो कानून को देश में लागू करती है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री और पुलिस, है ना। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका जो है, जो यह देखती है कि कानून सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, झगड़े का निपटारा करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है झगड़ों का निपटारा करती है। ठीक है, बात करते हैं केस स्टडी एक की, बेल्जियम की। तो अपनी कहानी के पहले पड़ाव है ये हमारा। तो बेल्जियम जो है, यह नक्शे पर कैसा दिखता है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो इसको समझेंगे। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है। मतलब बेल्जियम यूरोप का एक देश है, स्मॉल यूरोपियन नेशन है। और उसका जो राज्य है, उसका जो जनसंख्या है, वह क्षेत्रफल जो है वह हमारे हरियाणा राज्य से भी कम है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है। इसकी कुल आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। ठीक है, इसकी आबादी की बात करें तो कितना है? 1 करोड़ से अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा राज्य से भी कम है और 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना छोटा होगा, मतलब छोटा है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग जो हैं, इनके पड़ोसी देश हैं और इनकी सीमाएं इनसे लगती है। आगे बात करते हैं के क्षेत्र में लैंग्वेज कम्युनिटी की और पॉपुलेशन शेयर की बात करें तो
तो यहाँ जो एक फ्लेमिश इलाका है, फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश यह उत्तरी हिस्सा है, नॉर्थ हिस्सा है। यहाँ डच भाषी लोग रहते हैं और इनकी संख्या पूरे देश में जो है 59% है। यानी पूरे देश के स्तर पर देखें तो यह बहुसंख्यक हैं, नेशनल मेजॉरिटी में है। सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें तो ये हिस्टोरिकली गॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन बेनिफिट्स मच लेटर। मतलब ऐतिहासिक रूप से ये आर्थिक इनका विकास जो हुआ और शिक्षा का जो फायदा मिला इन्हें बहुत बाद में मिला, जो कि मेजॉरिटी में है। अब बात करते हैं वॉलिनिया रीजन की। वॉलिनिया इलाका जो है यह बेल्जियम का दक्षिणी हिस्सा है, साउथ इलाका है। यहाँ फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी संख्या जो है इनकी पूरे देश में 40% है। यानी पूरे देश के स्तर पर जो है ये अल्पसंख्यक हैं, नेशनल माइनॉरिटीज़ का में है। मगर ये रिलेटिवली रिच हैं, अमीर हैं, शिक्षित हैं और ऐतिहासिक रूप से जो है इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल, मतलब शक्तिशाली हैं। बात करें ईस्टर्न बॉर्डर की, जो बचे हुए लोग हैं जर्मन स्पीकिंग हैं, जो 1% लोग हैं। यह बहुत छोटा सा समूह है जो किनारे पर रहता है। स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप लिविंग अलोंग ईस्टर्न फ्रिंजेज, मतलब बेल्जियम का जो मैप है, बेल्जियम का जो मैप है उस मैप के इस तरफ रहता है। नेक्स्ट बात करें ब्रुसेल्स राजधानी की बात करें तो यहाँ पर जो है फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो 80% हैं। फ्रेंच भाषी लोग जो थे वो 40% थे पूरे देश में मिला के। लेकिन मतलब आपको समझिए, फ्रेंच भाषी लोग जो 40% थे, भले ही ये संख्या में कम थे लेकिन ये बहुत अमीर पढ़े लिखे थे, अमीर पढ़े लिखे थे, ठीक है। और अगर राजधानी की बात करें तो फ्रेंच जो है देश की राजधानी, जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स जो राजधानी है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग जो थे वो 80% थे और डच जो है 20% लोग बोलते थे। यानी जो डच पूरे देश में मेजॉरिटी में था, ये जो डच है पूरे देश में मेजॉरिटी में था, वही डच यहाँ पर आके क्या बन गया, राजधानी में ब्रुसेल्स में आकर माइनॉरिटी बन गया। और जो फ्रेंच पूरे देश में, ये जो आप फ्रेंच देख रहे हैं, फ्रेंच जो है पूरे देश में माइनॉरिटी में था, ठीक है, वो राजधानी में आके क्या बन गया, मेजॉरिटी में बन गया। समझ में आ रही है बात। और यहाँ की जो आपको बताएं क्रूशियल एनोलॉमी है, फ्रेंच आर माइजॉरिटी इन कैपिटल बट माइनॉरिटी नेशनली। मतलब फ्रेंच जो है यहाँ पर माइनॉरिटी आ गए और लेकिन पूरे देश की बात करें तो ये क्या है, सॉरी, फ्रेंच जो है यहाँ पर मेजॉरिटी में आ गए और पूरे देश में फ्रेंच क्या है, माइनॉरिटी में आ गए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इतना बात आप समझ गए होंगे। बात करें जैसे कंट्री लेवल की तो 50 डच जो है 59% है। डच कितने हैं, 59% है। और फ्रेंच कितने हैं, 40% हैं। रिजर्व इन कैपिटल में क्या हो गया, ब्रुसेल्स में क्या हो गया, फ्रेंच ज़्यादा हो गए। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, ये वाला चीज़ देखिए, जो फ्रेंच लोग पूरे कंट्री में 40% था, कितना था, 40% था। ब्रुसेल्स में कैपिटल में वह कितना हो गया, रिजर्व उल्टा हो गया, मतलब रिवर्स्ड हो गया। और जो डच लोग 59% थे वो कैपिटल में 20% हो गए। समझ में आ रही है बात। द लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट वाज मोस्ट acute in Brussels because the national minority French was a local majority in the capital। मतलब जो राजधानी ब्रुसेल्स में तनाव जो है सबसे अधिक था क्योंकि देश की अल्पसंख्यक जाति जो फ्रेंच थी, फ्रेंच तो यहाँ देखिए, ये जो फ्रेंच देख रहे हैं ये अल्पसंख्यक है क्योंकि यहाँ कम है, अल्पसंख्यक है ये, है ना, क्या है, अल्पसंख्यक है पूरे देश में। लेकिन क्या हुआ कि राजधानी ब्रुसेल्स में तनाव सबसे अधिक था क्योंकि देश की जो अल्पसंख्यक जाति फ्रेंच थी, राजधानी में वो बहुसंख्यक हो गई। देखिए ये जो ब्रुसेल्स देख रहे हैं इस एरो में, एरो के पास देखिए, यहाँ देखिए ब्रुसेल्स में फ्रेंच बहुसंख्यक हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट एंड बेल्जियन एकोमोडेशन मॉडल 1970-1993, मतलब बेल्जियम की जो समझदारी हुई 1970 से 1993 के बीच, बेल्जियम के नेताओं ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए ताकि देश में रहने वाले सभी समुदाय एक साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें। ठीक है, कितने बार संशोधन किए, 4 बार संशोधन किए 1970 से 1993 के बीच, है ना। बात करें 4 की फीचर्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल की, बेल्जियम मॉडल के जो 4 स्तंभ हैं, इक्वल सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन, मतलब केंद्र सरकार में बराबरी दिया गया। और आप समझिए ये बहुत ही, इसको ध्यान से समझिएगा, ये 5 नंबर एग्जाम में आता है। और
5 नंबर का सवाल अगर आपको मान लीजिए यूपीएससी वगैरह में अगर आ गया किसी चीज़ में लिखने के लिए आपको यहाँ आता है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है, तो इस पॉइंट्स को समझिए। इक्वल सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन मतलब केंद्र सरकार में जो है बराबरी। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ, उन्होंने नियम बनाया कि देश की जो केंद्र सरकार में डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो मंत्री हैं वो एकदम क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया है कि डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र में इक्वल होंगे। अनिलेटरल डिसीजन कैन नॉट बी मेड बाय वन कम्युनिटी एलोन। मतलब इससे फायदा क्या हुआ कि कोई भी एक समुदाय अकेले अपनी मर्जी के कोई भी बड़ा कानून पास नहीं कर सकता है। तो दो अगर कोई नया नियम बनाना हो तो दोनों भाषा के सांसदों की सहमति जरूरी होगी। बात करें डिवोल्यूशन ऑफ पावर की, मतलब शक्तियों का जो बंटवारा किया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ टू रीजन्स वेयर गिवन इंडिपेंडेंट पावर्स एंड आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब केंद्र सरकार ने अपनी बहुत सारी ताकत जो है दोनों इलाकों में, मतलब दोनों इलाकों में क्या कर दिया गया, टू रीजन्स का अर्थ समझिएगा, फ्लेमिश और वॉलिनिया। फ्लेमिश और वॉलिनिया के जो राज्य सरकार को सौंप दिया गया पावर को। अब ये राज्य सरकार जो थे ये राज्य आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये राज्य सरकार केंद्र सरकार की गुलाम या उसके अधीन सबऑर्डिनेट नहीं थी। वे अपने इलाके में जो है फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद थी। समझ रहे हैं। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स। राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनी। जैसा कि हम पढ़े थे, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द बोथ लैंग्वेज कम्युनिटी। जैसा हम पढ़े थे कि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच थे। फ्रेंच कितने थे, फ्रेंच थे 80%। फ्रेंच 80% थे, लेकिन फिर भी ब्रुसेल्स में जो नई सरकार बनी वह दोनों समुदायों को बराबर हिस्सा इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। कैसा दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया दोनों समुदाय। कहाँ पे, राजधानी में। फॉर बोथ लैंग्वेज कम्युनिटीज, दोनों भाषा के समुदायों को। फ्रेंच एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। फ्रेंच जो 80% थे राजधानी में, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है। आप कहेंगे कि सर फ्रेंच लोगों ने बराबरी क्यों मान ली, वो तो 80% थे। वो इसलिए मान गए क्योंकि जो डच लोगों ने पूरे देश की केंद्र सरकार में, जहां वे खुद 59% मेजोरिटी में थे, फ्रेंच लोगों को बराबरी का मौका दिया। ठीक है, बराबरी का हक दिया। इसलिए इसे कहते हैं तुमने हमारे लिए त्याग किया, हमने तुम्हारे लिए त्याग किया, है ना। मतलब आप देखे होंगे तो पूरे देश में जो फ्रेंच था वो तो 40% ही था ना, और डच पूरे देश में कितना था, 59% था। और राजधानी में क्या था, फ्रेंच 80% था। फिर भी दोनों जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ। फ्रेंच लोग कैसे मान गए, क्योंकि देश में जो डच लोग ज़्यादा थे उन्होंने इनको भी बराबर हक दिया और इन्हें भी हक दिया बराबर। समझ रहे हैं। सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक यूनिक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, Dutch, French और German, regardless of where they live, handles cultural, educational and languages issues। बेल्जियम सरकार की यह जो मॉडल है सबसे अनोखी और तीसरी सरकार थी। इसे किसी इलाके के लोग नहीं बल्कि एक भाषा बोलने वाले लोग चुनते थे। ठीक है, चाहे कोई डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो, वो किसी देश में रहता हो। ठीक है, अपनी सामुदायिक सरकार चुनता था। वह सरकार का काम था, उस सरकार का काम था कि सांस्कृतिक और शिक्षा और भाषाई से जुड़े मसलों को संभालना। ठीक है, आगे बात करते हैं यूपीएससी बीपीएससी कनेक्शन की बात करें। ठीक है, तो when many European countries came together to form the European Union, ब्रुसेल्स was chosen as its headquarters। बहुत सारे जो यूरोपीय देशों ने मिलकर जो यूरोपीय संघ ईयू बनाया, तो बेल्जियम की जो शांतिपूर्ण सत्ता साझेदारी प्रणाली को जो देखते हुए क्या किया गया, ब्रुसेल्स को ब्रुसेल्स को ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय चुना गया। अगर तो कहा जाए यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय कहाँ है, ईयू का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में, याद रखेंगे। यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करें, डेमोग्राफिक एंड इथनिक डिवीजन की बात करें, श्रीलंका की जनसंख्या की बात करें,
श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन लोकेटेड ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका जो है, आप अगर मैप में देखेंगे तो ये जो तमिलनाडु है यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है श्रीलंका है, तमिलनाडु के कुछ ही दूरी पर। यहाँ के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ का पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ है, ठीक है, कितना है, 2 करोड़ है। एक द्वीप राष्ट्र है, हालांकि श्रीलंका चारों तरफ इसके पानी है, द्वीप राष्ट्र है। भारत से दूरी में जो है दक्षिणी तट जो है हमारा ये तमिलनाडु से बस कुछ ही किलोमीटर पर है। आबादी इसकी कितनी बताए, 2 करोड़ आबादी है। यहाँ के जो एथनिक ब्रेकडाउन है, जातीय ताना बाना जो है, सिंगला स्पीकर्स हैं जो 74% हैं, और ये फॉलोवर किनके हैं, बुद्धिज्म के फॉलोवर हैं, मतलब ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। और तमिल स्पीकर्स जो हैं, तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, 18% है, मतलब ये माइनॉरिटी हो गया, तमिल क्या हो गया, माइनॉरिटी हो गया, और ये क्या हो गया, मेजॉरिटी। सिंगला जो है सिंहली भाषा के लोग मेजॉरिटी में थे। तो तमिल में 18% था, इसमें भी 2 पार्ट था, श्रीलंकन तमिल्स 13%, नेटिव तमिल्स कॉन्करेंटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट। ये जो तमिल भाषी लोग थे देश में अल्पसंख्यक थे। 18% तमिल आबादी के अंदर भी 2 तरह के तमिल लोग थे, एक 13% वाले श्रीलंकाई तमिल, ये वो तमिल थे जो सदियों से श्रीलंका के मूल निवासी रहे हैं। नेटिव तमिल्स कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सदियों से मूल निवासी रहे हैं। यह मुख्य रूप से देश के जो है उत्तर और पूर्वी हिस्से में रहते थे, मतलब उत्तर, ये आपका ऊपर उत्तर और इधर पूर्वी हिस्से में रहते थे, ठीक है। भारतीय तमिल की बात करें तो ये 5% थे, डिसेंडेंट्स ऑफ प्लांटेशन वर्कर ब्राउड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। मतलब ये वो लोग थे, भारतीय तमिल वो लोग थे जिनके पूर्वज जो है औपनिवेशिक काल से, कॉलोनियल पीरियड में, औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों के समय में भारत से बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका गए थे और वहीं बस गए। कहाँ से गए थे, भारत से बागान में काम करने के लिए, भारत से बागान में काम करने के लिए कहाँ गए, श्रीलंका गए थे और वहीं बस गए। बात करें धर्म की, इन तमिल में जो है, तमिल में कुछ हिंदू भी थे और कुछ मुस्लिम में थे, क्या थे, हिंदू एंड मुस्लिम्स। क्रिश्चियन की बात करें, क्रिश्चियन जो है यहाँ 7% थे, बिलोंगिंग टू बोथ सिंहला एंड तमिल एथनिक ग्रुप्स। तमिल लोग, ये क्रिश्चियन लोग जो थे ये देश में लगभग 7% थे जो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। बात करें मुस्लिम की तो फॉर्म ए पोर्शन ऑफ तमिल अदर ग्रुप्स, ये तमिल और अन्य समूह के बीच का एक छोटा सा हिस्सा था, मुस्लिम्स भी थे थोड़े, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये रहा आपका श्रीलंका, भारत के तमिलनाडु तट से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। आगे बात करते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बात करें बहुसंख्यकवाद क्या होता है, ठीक है, बहुसंख्यकवाद क्या होता है, सरल शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो बहुसंख्यकवाद एक ऐसी सोच या मान्यता है जो समुदाय संख्या में ज़्यादा है, बहुसंख्यक है मतलब समुदाय संख्या में ज़्यादा है, वह देश पर अपनी मन मर्जी से राज कर सकता है। कैसे राज कर सकता है, मन मर्जी से, जो भी बहुसंख्यक मेजॉरिटी में वह मन मर्जी से राज करता है, और इसके लिए उसे अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों या इच्छाओं की परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उसकी इच्छा को जो है कुछ भी हम लोग नहीं मान रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। श्रीलंका में सिंहली समुदाय ने यही रास्ता चुना। बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय देश पर मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों व इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, ठीक है। अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटी के जो विशेष हैं, नीड्स हैं, उसको क्या कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, ठीक है, डिसरिगार्ड कर देना। आगे बात करते हैं, स्टेप्स टेकन बाय सिंहला गवर्नमेंट, सिंहली सरकार द्वारा उठाए गए जो 3 बड़े खतरनाक कदम थे जो 1956 में एक्ट या अधिनियम लाया गया था। बच्चों 1948 में जो है श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद होने के बाद सिंहली सरकार ने अपनी मेजोरिटी का फ़ायदा उठाकर 1956 में एक कानून पास किया। इस कानून के तहत उन्होंने 3 ऐसे कदम उठाए जिसमें तमिल के सीने पर सांप लौटा दिया। एक 1956 का अधिनियम,
पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल। मतलब तमिल भाषा की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए सिंहली को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। कब किया? 1956 में। अब सोचिए, अगर भारत में किसी एक क्षेत्रीय भाषा को जबरदस्ती सब पर थोप दिया जाए तो बाकी लोगों को कैसा लगेगा? तमिलों को भी वैसा ही लगा। नेक्स्ट बात है प्रीफरेंशियल पॉलिटिक्स, मतलब पक्षपातपूर्ण नीतियां की गई। सिंगला एप्लीकेंट्स वेयर फेवर्ड फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सरकार ने एक नया नियम बनाया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या सरकारी नौकरी करना हो, गवर्नमेंट जॉब्स करना हो, तो सिंहली भाषा के जो लोग थे, सिंहली आवेदक को प्राथमिकता, प्रिफरेंस दिया गया। क्या दिया गया? प्रिफरेंस दिया गया। किसको? सिंहली भाषी लोगों को प्रिफरेंस प्रिफरेंस दिया गया। यानी तमिल कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, उन्हें पीछे धकेल दिया जाएगा। तमिल को जो है नहीं जॉब होगा पहले, ठीक है, तमिल को पीछे धकेल दिया गया। स्टेट रिलीजन की बात करें, राजधर्म की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और बढ़ावा देगी। फोस्टर मतलब क्या होता है? बढ़ावा देगी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई को सरकारी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। सिर्फ बुद्धिज्म को, किसको किसको? हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जो थे, आपका क्रिश्चियन है, इनको क्या कर दिया गया? इनको नज़रअंदाज कर दिया गया। ठीक है, नज़रअंदाज कर दिया गया और सिर्फ बुद्धिज्म को जो है आगे बढ़ाया गया। नए सरकार में प्रावधान दिया गया कि राजधर्म बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगा। समझ रहे हैं? रिपरक्यूशंस एंड सिविल वॉर, परिणाम और गृह युद्ध, इन सब को देखते हुए क्या हुआ श्रीलंका में? आप भी सोचिए कि अगर किसी देश में आपके साथ ऐसा बर्ताव होगा, आपकी भाषा छीन ली जाएगी, नौकरी ना दी जाए, आपके धर्म को नीचा दिखा जाए, तो आप क्या करेंगे? तो तमिलों में क्या हुआ? अलगाव की भावना हुई, एलाइनेशन ऑफ तमिल, तमिल में बेगानापन हुआ, ठीक है, अलगाव हुआ। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट alienated by 1980s. Several political organizations like LTTE, Liberation Tiger of Tamil Eelam, were formed demanding an independent Tamil state Eelam in northern and eastern Sri Lanka. क्या हुआ? श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना बढ़ी और 1980 के दशक तक जो है LTTE जैसे उग्रवादी संगठनों का उदय हुआ, जिन्होंने स्वतंत्र तमिल इलम राज्य की मांग की। मतलब जब तमिलों को कुछ भी जॉब्स में दरकिनार कर देना, उनके भाषा का सम्मान ना करना, इससे क्या हुआ? जो बुद्धिज्म लोग थे, बौद्ध भाषा, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, सिंहली भाषा के लोग थे, हर जॉब में वही आगे बढ़ना चाहते थे, तो वहाँ श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। तो 1980 के दशक में जो है LTTE जैसे उग्रवादी संगठन का उदय हो गया, जो स्वतंत्र तमिल इलम राज्य की मांग किया, क्या इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाइए। परिणति क्या हुआ? भयानक गृह युद्ध के रूप में हुई, जिसमें हजारों लोग जो है मारे गए और कई लोग जो है शरणार्थी बने। ठीक है, अलग राज्य की मांग हुई तमिल इलम की, जो 2009 में समाप्त हुआ और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। मतलब बताइए, 1980 से लेकर 2009 में ख़त्म होना, कितना दिन तक यह भयानक जो है उग्रवादी संगठन जो काम चला। आखिर सिंहली भाषा के लोगों को मान जाना चाहिए, परंतु सिंहली भाषा के लोगों ने बिल्कुल भी तमिलों की मांग को क्या कर दिया? दरकिनार कर दिया। क्या कर दिया? दरकिनार कर दिया, सिंहली भाषा। ठीक है, सिंहली लैंग्वेज ने। हाँ, आगे बात करते हैं। जैसे कि इस अगर बात करें निष्कर्ष की, तो सरकार को ना उनकी मांग को नहीं ठुकराना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना बढ़ गया कि हथियार तक बात पहुंच गया। अब बताइए, उग्रवादी संगठन आना कितनी गलत बात है। नतीजा यह हुआ कि देश में भयानक गृह युद्ध की आग में झुलस गया, जहाँ अपने ही देश की में जो है देश के लोग जो है आपस में लड़ रहे थे। तो बच्चों, साथियों, बेल्जियम ने सत्ता बांटी तो सम्मान मिला, श्रीलंका ने सत्ता कब्जा जमाया तो देश में शमशान सज गया, है ना। बेल्जियम ने क्या किया? सत्ता को बांटा था। आपको याद है ना कि दोनों ने, डच और फ्रेंच भाषी लोगों ने जो है आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उनका क्या हुआ? उनका सम्मान हुआ। और श्रीलंका ने सत्ता पर कब्जा जमाया तो देश जो है शमशान बन गया। आगे बात करते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस की, बेल्जियम वर्सेस श्रीलंकन
की तुलनात्मक विश्लेषण की बात करें आगे यहाँ देखिए पैरामीटर तुलनात्मक बिंदु है, बेल्जियम है और इधर श्रीलंका है। पॉलिसी अप्रोच की बात करें, पॉलिसी अप्रोच की बात करें तो ये जो पॉलिसी अप्रोच है इसको बोलते हैं नीतिगत दृष्टिकोण। एकोमोडेशन, पावर शेयरिंग एंड इंक्लूजन। क्या हुआ कि समझदारी और सामंजस्य। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, समझदारी। क्या होता है, समझदारी। समझदारी हुआ और सामंजस्य बनाया। पावर शेयरिंग का जो है, पावर शेयरिंग और जो इंक्लूजन होता है मतलब सत्ता की साझेदारी और सबको साथ लेकर चलना। इंक्लूजन मतलब क्या होता है, सबको साथ लेकर चलने वाला रास्ता चुना चुना और उन्होंने माना कि देश सबका है। किसने, बेल्जियम ने। ये बेल्जियम ने माना कि देश सबका है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म एंड एक्सक्लूजन। इन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म बहुसंख्यकवाद और एक्सक्लूजन को अपनाया, मतलब दूसरों को बाहर निकालना। एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, दूसरों को बाहर निकालना। इन्होंने माना कि देश सिर्फ सिंहली भाषा का है। देश किसका है, सिर्फ सिंहली भाषा का है, सिंहली भाषा के लोगों का है। माइनॉरिटी राइट्स। बेल्जियम में क्या हुआ, इक्वल मिनिस्टर रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक अधिकार में बेल्जियम में क्या हुआ, इन्होंने अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषाई को केंद्र सरकार में बराबर के मंत्री दिए और उनकी संस्कृति व भाषा की रक्षा के लिए सामुदायिक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई। कौन सी गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, लैंग्वेज एंड राइट्स सिस्टमैटिकली इग्नोर्ड। मतलब इन्होंने जो है अल्पसंख्यक जो तमिल लोग थे उनकी भाषा और अधिकारों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया गया। अंतिम परिणाम क्या हुआ, बेल्जियम में जो है नेशनल यूनिटी हुई। जो फ्रेंच और डच लोग थे उन लोगों ने आपस में यूनिटी, एकता बनाया। स्टेबिलिटी हुई, स्थिरता आई, ठीक है, राजनीतिक स्थिरता आई। और यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर और मतलब दुनिया ने उनका सम्मान करने के लिए ब्रसल्स में क्या किया, यूरोपीय संघ जो थे, यूरोपीय यूनियन जो थे, उनका हेडक्वार्टर का मुख्यालय वहीं पर बनाया। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, जो दोनों तमिल और सिंहली भाषा में युद्ध था, सिविल वॉर हुआ, डिस्ट्रक्शंस हुए, एथनिक डिवीजन हुआ, मतलब देश में गृह युद्ध हुआ, भारी विनाश हुआ। डिस्ट्रक्शन मतलब भारी विनाश हुआ। समाज आज भी जो है जाति आधार पर एक गहरी खाई, एथनिक डिवीजन में मौजूद है। आगे बात करते हैं, कोर पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो कोर पॉलिटिकल रिलेशन की बात आपको समझाएं का समझिए। पावर शेयरिंग स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेटिक यूनिटी। मतलब जो सत्ता की साझेदारी होती है उससे लोकतंत्र में मजबूती मिलती है, एकता को मजबूती मिलती है। यहाँ क्या हुआ, फोर्सिंग मेजोरिटी डोमिनेंस डिस्ट्रॉयज नेशनल इंटीग्रिटी। मतलब देश की जो है अखंडता को तोड़ा गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है जो डोमिनेंसी मतलब बहुसंख्यक जो लोग थे उन्होंने डोमिनेंसी दिखाया। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी आप समझे। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि परीक्षा में, और सबसे बड़ा जरूरी भी यह टॉपिक है कि आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। एनसीईआरटी ने इसका जवाब को दो अलग कैटेगरी में बांटा है। एक प्रीडुएंटल बोलते हैं, एक मॉरल रीजन, मतलब एक युक्तिपूरक कारण और एक नैतिक कारण। ठीक है, समझते हैं इसको, युक्तिपूरक और बनाम नैतिक कारण को। बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। मतलब क्या हुआ, ये जो युक्तिपूरक कारण है इसको आप ऐसे समझिए कि दिमाग और फायदे का सौदा, दिमाग दिमाग और फायदे का सौदा होता है युक्तिपूरक वाला। ठीक है, दिमाग से काम लिया जाता है, प्रीडुएंटल युक्तिपूरक, दिमाग और फायदे का सौदा। मतलब क्या हुआ कि बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, लाभ होने का वैज्ञानिक आंकलन। मतलब यह कारण जो है पूरी तरह से लाभ होने के डंडे हिसाब और समझदारी पर आधारित है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। यह इससे क्या होता है, यह समाज में जो है क्या करता है, यह समाज में अलग अलग समूह के बीच टकराव और लड़ाई झगड़ा की आशंका को कम करता है। रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब समाज में जो अलग अलग समूह के बीच टकराव था उस लड़ाई झगड़ा की आशंका को कम करता है, दिमाग और फायदे से कर रहे हैं ना, क्योंकि समझ रहे हैं।
प्रिवेंट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सिविल अनरेस्ट, मतलब जब लड़ाई नहीं होगी तो देश में राजनीतिक स्थिरता होगी, है ना, इंस्टेबिलिटी एंड सिविल इन अनरेस्ट, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और गृह युद्ध जैसी जो है नौबत भी नहीं आएगी। मेजोरिटी मेजोरिटी ट्राइनमा हार्म्स मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी, इसमें क्या हुआ, गहरी बात है कि बहुसंख्यकों की जो तानाशाही है, मेजोरिटी टायरनी है, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि आगे चलकर बहुसंख्यकों को भी बर्बाद कर देती है ना, जैसे श्रीलंका में हुआ। इसीलिए आप इस बात को समझिए कि बहुसंख्यकों की जो तानाशाही है, मेजॉरिटी ट्राइनमी जो है, वह हार्म्स करती है मेजॉरिटी को भी, बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक को के लोगों को भी हार्म करती है, एज वेल एज माइनॉरिटी। जिस तरीके से अल्पसंख्यक को आप परेशान करते हैं, आगे चलकर आपको भी परेशान होना पड़ेगा, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। अब आगे बात करते हैं मॉरल रीजन की। तो मॉरल रीजन जो है ये दिल और जिम्मेदारी वाला बात है, इसमें दिमाग और फायदा था, प्रीडेंटल में दिमाग और फायदा, इसमें क्या है, दिल और जिम्मेदारी की बात होती है, दिल और जिम्मेदारी, ठीक है, दिल और जिम्मेदारी की बात होती है। बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक मोरल वैल्यू एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यह कारण क्या होता है, किसी के फायदे के नुकसान पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और इसकी आत्मा पर आधारित है। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोरल वैल्यू मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों और इसकी आत्मा, एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक मूल्यों और इसकी आत्मा पर आधारित होता है। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा पावर शेयरिंग जो होता है, बिना इसके लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा है, इसमें कोई जान नहीं है, इसीलिए पावर शेयर करना चाहिए, सत्ता की साझेदारी करनी चाहिए। सिटीजन्स हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न, लोकतंत्र का सीधा नियम है कि जिन नागरिकों पर शासन किया जा रहा है उन्हें यह जानने और सलाह देने का पूरा हक है कि उन पर शासन कैसे चलाया जाए, समझे, उन्हें जो है मतलब जनता को यह बिल्कुल अधिकार है, उन्हें यह जानने और सलाह देने का पूरा हक है कि उन पर शासन कैसे किया जाए, मतलब जो गवर्न कर रहे हैं, जो सरकार है, जनता उसे बता सकती है कि आप मेरे पर इस तरीके से शासन कीजिए। ए लेगिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, एक वैध सरकार, लेगिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, वैध सरकार, वैध सरकार, वैध सरकार वही होती है जहां अपनी भागीदारी जो है, भागीदारी के जरिए आम जनता शासन व्यवस्था से जुड़ती है, ये नैतिक कारण, ठीक है। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप को, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र में इस ताकत को कई तरीके से बांटा गया है, आज हम इसका पहला और सबसे मुख्य रूप पढ़ेंगे। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है कि स्तर पर एक ही स्तर पर, जैसे लेजिस्लेटिव भी यहीं पर हो, एग्जीक्यूटिव भी यहीं पर हो और जुडिशरी भी हो, इसी को कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, है ना, सेम लेवल, एक ही लेवल पर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। विधायिका बनाने वाली, ये विधायिका जो है ये कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव ये कानून लागू कराती है, और न्यायपालिका जुडिशरी जो है ये न्याय करने वाली होती है, मैं लॉ को रिव्यू करती है। कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन कहा जाता है, बिकॉज ईच ऑर्गन चेक्स द अदर सो दैट नो ऑर्गन होल्ड्स अनलिमिटेड पावर। ये जो तीन मुख्य अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन मुख्य अंग हैं। इसमें अनोखी व्यवस्था क्या है कि इसमें नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली रहती है, क्योंकि इन तीनों में से किसी भी एक अंग के पास जो है अनलिमिटेड पावर नहीं होता है, असीमित ताकत नहीं होती है, हर अंग एक दूसरे पर नज़र रखता है और उसे अपनी सीमा पार करने से रोकता है। जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका के फैसले की जांच कर सकती है, जुडिशरी क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी जो है कार्यपालिका के फैसले पर जांच कर सकती है, और विधायिका कानून बनाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें एक चीज़ और समझिए कि युक्तिपूर्वक जो होता है वो दिल से लिए, युक्तिपूर्वक और दिल से भी नैतिक जो होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है दोनों अलग अलग चीज़ों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे, सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है, सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वो समझिए
इसमें क्या होता है, पावर शेयर्ड अमोंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, पावर को जो है अलग अलग स्तर पर, मतलब इसमें सत्ता का जो बंटवारा होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है ना, वर्टिकल में ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। और सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसे ही संघीय विभाजन भी कहा जाता है, फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, संघीय शक्ति भी कहा जाता है। संघ सीढ़ियों का जो सीढ़ियाँ जैसा ढांचा होता है इसमें, इसमें एक सीढ़ी की तरह समझिए, जहाँ हर पायदान पर शक्तियाँ बटी हुई रहे। जैसे समझिए ये सीढ़ी है, सबसे ऊपर जो है इस सीढ़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट, पंचायत म्यूनसिपलिटी, मतलब सबसे ऊपर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। फिर जो है स्टेट या प्रोविनेंस गवर्नमेंट होती है, स्टेट या प्रोविनेंस गवर्नमेंट होती है। फिर सबसे नीचे क्या होता है, जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, मतलब पंचायत वगैरह, पंचायत म्यूनसिपलिटी होती है ना। ऑल्सो टर्म एट फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसी डिवीजन को जो है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल, संघीय शक्ति का बंटवारा कहा जाता है, ठीक है। ये जो सबसे नीचे जो देख रहे हैं जमीनी स्तर पर, ये स्थानीय सरकार होते हैं, जहाँ जैसे गांव में पंचायती मुखिया वगैरह का जो चुनाव होता है, और शहर में नगर परिषद वगैरह, चेयरमैन वगैरह का चुनाव। इसमें खास बात यह है कि ऊपर वाली सरकार के पास जो है बड़े फैसले जैसे देश की सुरक्षा होते हैं, और नीचे वाली सरकार के पास जो है स्थानीय फैसले जैसे सफाई पानी वाला ग्रुप इसमें होता है। आगे बात करते हैं सामाजिक समूहों के बीच जो बंटवारा होता है, पावर शेयरिंग अमोंग सोशल ग्रुप्स के बाद जो होता है, ये तीसरा पॉइंट है। समाज में सिर्फ सरकारें नहीं होती है, बल्कि अलग अलग धर्मों, जातियों और भाषा के भी लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे पावर शेयर्ड अमोंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स। पावर जो है डिसएडवांटेजेस ग्रुप का अर्थ हो गया कि जिसको कोई फायदा नहीं मिला है। एग्जांपल्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आरक्षित क्षेत्र इन इंडियन पार्लियामेंट, असेंबलीज फॉर एससी एसटी एंड वोमेन। तो समझिए कि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम की, जो सामुदायिक सरकार हुई थी बेल्जियम में, आप देखे थे ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार थी, हमने पढ़ा भी था कि बेल्जियम में जो है डच, फ्रेंच और जर्मन लोगों के लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। किन के लिए, डच, फ्रेंच और जर्मन लोगों के लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो सिर्फ उनके सांस्कृतिक मामलों को देखती थी। उदाहरण दो में देखिए कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भारत में क्या है, भारत में, हमारे देश भारत में संसद और विधानसभा में कमजोर वर्गों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, और जो एस सी एस टी कहलाता है, क्या कहलाता है, एस सी एस टी और महिलाओं के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र बनाए गए हैं। मतलब इसका मकसद है यह है कि जो तबके ऐतिहासिक रूप से पीछे छूट गए, वे भी शासन व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी महसूस कर सकें, ठीक है। और देश के मुख्य हिस्से अलग ना हो, ये भी देश के ही लोग हैं, देश के भी मनुष्य हैं, देश के भी नागरिक हैं, इनको भी जो है सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं पावर शेयरिंग एमोंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल व दबाव समूह का। पावर शेयर थ्रू पॉलिटिकल कंपटीशन, कोआलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, फार्मर वर्क्स इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स इन गवर्नमेंटल कमिटीज। इसको समझिए, जो लोकतंत्र का जो यह चौथा पॉइंट है, लोकतंत्र में कोई भी एक व्यक्ति या पार्टी हमेशा राज नहीं करता है, ठीक है। जो जनता के पास विकल्प होता है कि वे किसे चुने, और यह कंपटीशन ही सुनिश्चित करता है कि ताकत जो है, ये जो कंपटीशन है, यह कंपटीशन ही सुनिश्चित करता है ताकत किसी एक हाथ में हमेशा के लिए ना रहे, ठीक है। गठबंधन सरकार को समझिए, जब चुनाव में किसी एक पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिलता है ना, जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, अभी एनडीए की गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट है, एनडीए की, क्योंकि इस बार बीजेपी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, तो इन्होंने जो है बहुत सारे पार्टी के साथ जो है कोआलिशन किया, मतलब अपने साथ मिलाया। जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनती है, दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनती है, उसी को कोआलिशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग विचारधारा की पार्टियां एक साथ मिलकर सत्ता शेयर करती है, ठीक है। और बात करें हित समूह की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें, तो ये हमारे समाज में व्यापारी जो हैं, किसान जो हैं, वर्कर्स जो हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स जो हैं, व्यापारी जो हैं, मजदूर हैं, औद्योगिक संगठन के जो अपने ग्रुप होते हैं, ये चुनाव तो नहीं लड़ते हैं, ठीक है,
ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन सरकार की कमेटियों में शामिल होकर या आंदोलन करके सरकारी नीतियों और फैसलों को प्रभावित भी करते हैं। पावर शेयर किया जाता है इनके साथ भी, समझ रहे हैं। सत्ता में अपनी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी भी यह निभाते हैं। कौन कौन? फार्मर, वर्कर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स। ठीक है, चलिए आगे, इस चैप्टर के आगे चलें। आगे एनसीईआरटी विजुअल्स देखिए, कार्टून्स और पिक्चर एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में कार्टून है जर्मन क्वाइलेशन गवर्नमेंट की। ठीक है, एक कार्टून आप देखे होंगे, आपको एनसीईआरटी के बुक में जो है एक गाड़ी होगी, इसमें दो सीट होगा ड्राइवर का। यह कार्टून जर्मनी की जो है ग्रेट कोएलिशन, बड़ी गठबंधन सरकार को दर्शाता है, जहां दो परस्पर विरोधी दल मिलकर सरकार चला रहे थे और दोनों के पास स्टीयरिंग नियंत्रण था। दो दो स्टीयरिंग है ना यहाँ पे, ठीक है। इस कार्टून में ये जो कार्टून था, इस कार्टून में यह भी दिखाया गया था कि दो अलग पार्टियों के नेता चला रहे हैं। एक तरफ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है, एक तरफ कौन है? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है, और दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यह दो स्टीयरिंग वाली कार सही से चल सकती है। एक कहेगा लेफ्ट मोड़ो, दूसरा कहेगा राइट मोड़ो। यह कार्टून जर्मनी की जो ग्रेट कोएलिशन, बड़ी गठबंधन सरकार थी, उसको दर्शाता था। वहाँ दो कट्टर विरोधी पार्टी जो है मजबूरी से मिलकर सत्ता थे, ठीक है, और दोनों के पास गाड़ी का नियंत्रण था। यह दिखाता था कि गठबंधन सरकारों में पावर शेयरिंग कितनी चुनौतीपूर्ण रहती है और जटिल भी हो सकती है। एनसीईआरटी के पेज में आप देखे होंगे दूसरा, पुतिन एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कहानी। इस फोटो में जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश राइडिंग ए हॉर्स कैरेज टुगेदर, एक ही घोड़े की गाड़ी जो थे उनकी सवारी कर रहे थे। उनके हाथों में लगाम थी, सिंबलाइजिंग हाउ एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसंट्रेटेड और शेयर्ड इंटरनेशनली। इसका मतलब था, यह जो चित्र आप देखिएगा, यह चित्र दिखाता था कि कैसे वैश्विक स्तर पर सारी ताकत सिर्फ कुछ ही शक्तिशाली नेताओं के हाथ में सिमट कर रह गई है। यह सत्ता की केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को दर्शाता था, जो लोकतंत्र की आत्मा यानी पावर शेयरिंग के बिल्कुल खिलाफ था। ठीक है, आगे बात करते हैं परीक्षा के लिए जो जरूरी शब्द हैं, एजेंशियल ग्लोसरी एंड एनसीईआरटी की टर्म्स। इथेनिक, इथेनिक मतलब होता है जातीय। मेजोटेरियनिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यकवाद। ट्रिडेंटल का मतलब क्या होता है? युक्तिपूर्वक। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, प्रैक्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब घाटे और फायदे का ठंडा गणित, लाभ हानि के सावधानी विश्लेषण पर आधारित होता है, जिससे समाज में टकराव रुकता है युक्तिपूर्वक में। सिविल वॉर की बात करें, गृह युद्ध की, तो वायलेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग पॉलिटिकल और इथनिक ग्रुप्स विद इन ए कंट्री, मतलब एक ही देश में जो है दो अंदर जो विरोधी गुट या सामाजिक समूह आपस में इस कदर लड़ने लगते हैं कि उस देश में भयानक गृह युद्ध जैसे लगने लगे, उसे ही सिविल वॉर कहा जाता है, जैसा कि श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच में हुआ। चेक एंड बैलेंस की बात करें, नियंत्रण और संतुलन की बात करें, तो मैकेनिज्म वेयर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट लिमिट ईच अदर्स पावर, मतलब क्या हुआ कि सरकार के जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है का बीच का जो वो तंत्र है, जहाँ कोई भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करता, अपनी शक्ति का कोई गलत इस्तेमाल, क्योंकि तीनों जो एक दूसरे पर हावी रहता है, समझ रहे हैं, सब एक दूसरे को रोकता है। कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं गठबंधन सरकार को। गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार जो है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। बात करें यूपीएससी और बीपीएससी पैटर्न पर कुछ अब सवाल की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है कह रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्ता का क्षैतिज वितरण का उदाहरण है? पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, पावर को जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में बांट देना। हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो था एलईजी ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पावर शेयर एमोंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यह गलत लग रहा है। पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, ये भी गलत लग रहा है। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इन ए कोalition, ये भी गलत है। तो पावर शेयरिंग अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सही हो जाएगा।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसेस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम लेवल, क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असर्शन और रीजनिंग की। Tyranny of the majority is not just oppressive of the minority, it often brings run to the majority as well। क्या हुआ कि जो आप देख रहे हैं अभिकथन और इसमें कारण में आइए, टायरनी बहुसंख्यकों की जो तानाशाही होती है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए दमनकारी नहीं होती है, ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, दमनकारी नहीं होती है, यह अक्सर बहुसंख्यकों के लिए भी इट ऑफन ब्रिंग्स रन टू द मेजॉरिटी एज वेल, यह बहुसंख्यकों को भी जो है बर्बादी की ओर लाती है। क्या यह सच है? ये कह रहा है पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द, यह सही बात है, यह ट्रू बात है बाबू, यह क्या है? ट्रू है। पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, यह भी ट्रू है। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही बात है, ये तो सही लग रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट, नहीं, गलत बात है। पावर शेयर करते हैं तो क्या होता है? जो बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक हैं दोनों मिलकर सत्ता से चलाते हैं और सामाजिक समूह के बीच जो है सत्ता को जो है शेयर करना चाहिए ताकि बहुसंख्यकवाद माइनॉरिटीज़ पर ना हावी हो। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट 10 मिनट्स रिवीजन की, तो समझिए अंतिम समय में बेल्जियम में जो है डच परसेंट पूरे देश में कितने लोग थे? बेल्जियम में 59% डच लोग थे, फ्रेंच 40% थे और जर्मन 1% थे। लेकिन वहीं पर ब्रुसेल्स में देखिए फ्रेंच 80%, फ्रेंच जो यहाँ पर 40% है, अब ब्रुसेल्स राजधानी में 80% है वो। डच जो 59% थे वह जाके राजधानी में कितना परसेंट होगा? 20% होगा। कितना होगा? 20% होगा। तो इन दोनों में क्या था? इन दोनों में जो है ये राजधानी में डच लोग बहुत कम थे और ये डच लोग ज़्यादा होने के बावजूद जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो बेल्जियम में क्या हुआ? 4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए 1970 से 1993 के बीच, और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में बनाया गया। श्रीलंका में क्या हुआ? सिंहला भाषा 74% थे। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? तो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। ठीक है, तमिल 18% थे जो तमिल नेटिव थे, जो मतलब वहीं के उसी देश के थे, और 5% इंडियन थे जो कॉलोनियल पीरियड में भारत से बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका गए थे और वहीं बस गए। 1956 में क्या हुआ? श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहला को कर दिया गया और बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? तमिल लोगों को जो है वहाँ पर डिसरिगार्डिंग किया गया। तो तमिल लोगों ने LTTE का एक संगठन, उग्रवादी संगठन का निर्माण किया और देश में सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई और यह खत्म कब हुआ? 2009 में खत्म हुआ। प्रूडेंटियल रीजन की बात करें तो रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट। क्या हुआ? सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है, नैतिक कारण क्या होता है? व्यवहारिक कारण। प्रूडेंटियल मतलब व्यवहारिक कारण क्या होता है? रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, समाज की जो लड़ाई होती है उसको कम करता है। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बनाता है। गेन लॉस पर यह कैलकुलेशन बेस है। मॉरल रीजन्स की बात करें तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र की आत्मा होती है यह, सिटीजन पार्टिसिपेशन लेते हैं इसमें। हॉरिजेंटल शेयरिंग की बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों एक ही ऑर्गन पर काम करते हैं और चेक एंड बैलेंस बना के रखा जाता है। वर्टिकल शेयरिंग की बात करें तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल फेडरलिज्म। वर्टिकल शेयरिंग कैसे होता है? तो सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी बना दीजिए। तो सबसे ऊपर जो होता है वो सेंटर गवर्नमेंट होती है, बीच में स्टेट गवर्नमेंट होती है, सबसे नीचे क्या होती है? सबसे नीचे जो लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, सीढ़ी नुमा है और इसी को कहते हैं फेडरलिज्म, मतलब संघवाद। सरकार दो या दो से अधिक स्तर की सरकार को जो है संघवाद कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा यह क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अगर आपको यह समझ में आए तो लाइक करें। अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपसे एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपके लिए ऐसे ही हम NCERT का जो है बेहतरीन नोट्स लाएंगे, और अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम बौद्धियम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।